नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर एक बार के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसका पार्ट 1 जो है मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए। और ये पार्ट 2 है। आप कहोगे सर इस वीडियो में ऐसा क्या है? इसको स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस अप्रोच से पढ़ना है। मैंने सेकंड ग्रेड में जो 2 बार सिलेक्शन लिया है वो इसी अप्रोच से लिया है। वही अप्रोच आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके पास में कंटेंट भले ही कितना ही अच्छा हो, अगर आपको उस कंटेंट को किस तरह से, किस अप्रोच से पढ़ना है, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसीलिए अगर आप सीरियस है और सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट होना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और पार्ट फर्स्ट भी देखिएगा, तब सेकंड समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं एक दो बातें और बोल के इस वीडियो को शुरू करने वाला हूँ कि जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो लगातार वीडियोस देखते हैं, तो आप वीडियो को ऑनलाइन ही देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि मुझे भी थोड़ा मनोबल मिलता रहे, आपका सपोर्ट मिलता रहता है। आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, है ना, बहुत सारे मित्र मान लीजिए ना, कुछ भी मान लीजिए। मैं अधिक से अधिक लोगों को ये चाहता हूँ कि सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। मेरा चैनल सेकंड ग्रेड बेस्ड चैनल है, तो वीडियो उन्हीं को शेयर करिएगा जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीरियस है ना। यहाँ पर थोड़ा सा और वक्त लेके वीडियो शुरू कर रहा हूँ मैं कि अगर आपको फर्स्ट पेपर के नोट्स चाहिए, जीके फर्स्ट पेपर जिसको हम फर्स्ट पेपर कंप्लीट बोलते हैं, उसमें करंट के 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी 90 क्वेश्चन का मैटर मैं उपलब्ध करवाता हूँ। और एसएसटी सेकंड पेपर जिनके पास में है उनके नोट्स भी मैं देता हूँ। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर नोट्स। मैं आपको प्रोसेस भेज दूंगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको नोट्स भिजवा दिए जाएंगे, है ना। तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके फॉर नोट्स, और आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन हो तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें व्हाट्सएप मैसेज से, तो मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत अच्छा मैटर है एसएसटी का, है ना, काफ़ी स्टूडेंट ने सराहा है। तो आपको भी मैं मानता हूँ कि अगर आप खरीदेंगे तो निश्चित रूप से मार्केट में जो अवेलेबल है उससे कहीं ना कहीं प्लस ही आपको मिलेगा, है ना, और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा मेन टॉपिक, हमने राजस्थान का एकीकरण एक टॉपिक लेके, मैं मानता हूँ कि राजस्थान का एकीकरण आपको आता होगा, है ना। लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया कि ये टॉपिक क्या है कि सब लोगों के कॉमन है और सब लोग इसको पढ़ते रहते हैं, है ना। तो मैंने इसको एज ए एग्जाम्पल लिया कि अगर आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है तो आप किस तरह से पढ़े और बाकी टॉपिक भी आप इसी तरह से पढ़े। तो पहली शर्त है आपके पास में मैटर अच्छा होना चाहिए, है ना। और मैटर अच्छा होने के बाद में आप इस अप्रोच से पढ़े। पार्ट फर्स्ट देखे अप्रोच के लिए और सेकंड भी देखे ना, सेकंड को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और सेकंड ग्रेड की जो डेट एग्ज़ाम की वो 17 से 24 दिसंबर है, आपको पता ही है। सिलेबस मैंने डाल रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, तमाम चीज़ें हैं, है ना। कितनी कट ऑफ गई थी सब पे वीडियो बना रखा है सेकंड ग्रेड के लिए, है ना। आप सर्च मारिए टारगेट विद सुरेंद्र और उसमें आगे लिख दीजिए जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ हमने पार्ट फर्स्ट में राजस्थान के एकीकरण के अंदर हम प्रथम चरण तक पढ़ चुके थे। अब मैं देखो, ये वीडियो का जो फिल्म का क्लाइमेक्स होता है वो इसी वीडियो में छिपा हुआ है, इसीलिए इसको स्किप मत करना, है ना। अब पार्ट 2 है ना। अब पार्ट 2 यानी राजस्थान के एकीकरण एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, उसमें से द्वितीय चरण हम यहाँ पढ़ रहे हैं और द्वितीय चरण को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय चरण में क्या है कि एक तो द्वितीय चरण का नाम क्या था। जैसे प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ और द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ। पेशेंस रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, टाइम वेस्ट नहीं मान के इन्वेस्ट मानिए, ये आगे जाके आपको बहुत फायदा देने वाला है। आप कहोगे सर ये टॉपिक तो आता है, मैं
आता होगा आपको। मैं एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूं कि इस टॉपिक को जिस तरह से पढ़ रहे हो ना, बाकी टॉपिक को भी उसी अप्रोच से पढ़ना है, इसीलिए देखना है। आपको आता है इसीलिए नहीं, आप अप्रोच समझ रहे हैं ना, किस अप्रोच से पढ़ना है। तो पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ इस चरण का नाम था, है ना। अब कई किताबों में हो सकता है आपको पूर्व राजस्थान ही मिले इसका नाम, कहीं में हो सकता है केवल राजस्थान संघ मिले या और कोई नाम मिले। तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ दोनों ही था। द्वितीय चरण में कोटा बूंदी, देखो याद कैसे करना है। द्वितीय चरण में कुल 9 रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़, ये थे, टोटल 10 थे, है ना। याद कैसे करना है, जैसे कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये हाड़ौती की 3 रियासतें हो गई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये दक्षिणी राजस्थान की 3 रियासतें हो गई, 6। और टोंक एक यूनिक, क्योंकि मुस्लिम रियासत थी। किशनगढ़ एक छोटी रियासत थी और शाहपुरा एक छोटी रियासत थी। तो 2 छोटी रियासतें किशनगढ़, शाहपुरा, एक यूनिक मुस्लिम रियासत जो थी टोंक एकमात्र, है ना। तो 3 तो अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप की रियासतें थी, ऐसे याद कर ले। 3 हाड़ौती की और 3 दक्षिण की, 9 रियासतें। एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए पूर्व राजस्थान या द्वितीय चरण या राजस्थान संघ में कुल कितनी रियासतें सम्मिलित थी, है ना। तो 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था कुशलगढ़। सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं मैं आपको आगे जाके और बताऊंगा डिटेल में, है ना। सवाल इस तरह भी बन सकता है कि बताइए द्वितीय चरण में मिलाया गया 8 रियासतों और 2 ठिकानों को, 9 रियासतों और एक ठिकाने को, 9 रियासतों और 2 ठिकानों को, है ना, 10 रियासतों और एक ठिकाने को। तो आपको ध्यान रखना 9 रियासतें और एक ठिकाना था। नाम दे देंगे आपको, निम्नलिखित में से द्वितीय चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी। शाहपुरा, किशनगढ़, उदयपुर और टोंक। तो आपको ध्यान रखना उदयपुर नहीं थी, है ना। इस तरह से कैसा भी प्रश्न आ सकता है, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं ना। इसका गठन कब हुआ, तो 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। राजधानी क्या थी, कोटा। प्रधानमंत्री कौन था, गोकुल लाल असावा। राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह। उद्घाटनकर्ता कौन थे, एन वी गाडगिल। जो प्रथम के उद्घाटनकर्ता थे वही द्वितीय के थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख, है ना, महाराजा बहादुर सिंह बूंदी से, बहादुर बे से बहादुर और बे से बूंदी, और लक्ष्मण सिंह से डूंगरपुर से, है ना, वो कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे। एक्चुअल में ये वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख इसलिए बनाए गए क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं दावेदार थे, है ना। तो दावेदार को, है ना, उपपद देके उनको संतुष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को, है ना, वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना के इनको संतुष्ट किया गया, है ना। और यहाँ पर जो कोटा के जो थे वो उनको भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा थे, है ना। राजधानी कोटा थी। और 25 मार्च आपको ध्यान होना चाहिए, प्रथम चरण हमने पढ़ा था कब हुआ था, 18 मार्च, है ना। और इसका कब हो रहा है, 25 मार्च, है ना। 18 मार्च और 25 मार्च, है ना। ध्यान रखना सन वही है 1948 और यहाँ पर क्या है 1948, है ना। 18 मार्च और 25 मार्च, पहला चरण 18 मार्च, दूसरा चरण 25 मार्च 1948। सन वही है, ध्यान रखना, है ना। ये सन, ये तारीख भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कहीं लोग याद भी करते हैं, कहीं से मिस भी हो जाता है ना। इस चरण में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये लाइन यूं की यूं उठा के एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये वाक्य किसका था। तो ये था महारावल चंद्रवीर सिंह, जो डूंगरपुर के बांसवाड़ा के थे। चंद्रवीर सिंह का ये वाक्य था। और ये वाक्य उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि एक तरह से उनकी मजबूरी थी विलय होना। राजस्थान, ये जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उसमें अपनी रियासत का विलय करना उनकी मजबूरी सा बन गया। इसीलिए जब मजबूरी में कोई काम करते हैं तो उन्होंने उस समय ऐसा वाक्य काम में ले लिया कि मैं न चाहकर भी मिल रहा हूँ, मतलब कोई मरना क्यों चाहेगा, है ना। और फिर भी अगर वो मर रहा है और उसकी मजबूरी है मरना, तो
वो इसी तरह का वाक्य बोलेगा कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, है ना। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और वापस पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तृतीय चरण है ना, अब तृतीय चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है एक बड़ी रियासत आने वाली है और डेट भी आपको कंफ्यूज करने वाली है। यहाँ पर देखिए, पहले चरण की डेट थी 18 मार्च, सन वही था 1948, यहाँ भी सन वही है 1948, लेकिन यहाँ 18 अप्रैल है। मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल। यानी मत्स्य संघ पहला चरण 1 महीने पहले कंप्लीट बन चुका था। ये तीसरा चरण है वो एग्जिट 1 महीने बाद। दूसरा चरण 25 मार्च को, सन वही 48 है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए, मेवाड़ की समस्या व महारावल भूपाल सिंह की 3 मांगे थी। इन्होंने कहा, पहले तो ये मिलने को तैयार ही नहीं थे, है ना। उदयपुर एक बड़ी रियासत थी, इन्होंने कहा हम स्वतंत्र रहेंगे, है ना। हम वो पूरी शर्तें वो हम पूरी शर्तें हमारे पास में वो हैं जिसके लिए हम स्वतंत्र रह सकते हैं ना। लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहे पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी थी वो सब अपना के हर रियासत को विलय करने का प्रयास किया और किया भी है उन्होंने। इतना बड़ा भारत बना है तो उन्हीं की वजह से है आज, है ना। तो मेवाड़ जो रियासत थी, वहाँ के जो महाराणा भूपाल सिंह थे, उन्होंने कहा, पहले तो वो किसी भी तरह से मानने को तैयार ही नहीं थे, विलय होने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने तो प्रयास किया था कि एक बहुत बड़ा एक संगठन बना लिया जाए और वो आगे जाकर कहीं ना कहीं स्वतंत्र रह सके। लेकिन फिर उन्हें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, वो भी है ना ऐसे ही नहीं थे, है ना। वो सब तरीके जानते थे जिससे व्यक्ति को मनाया जा सकता था, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि ठीक है कि अब इतने आप प्रयास कर रहे हो, उन्हें सब चीज़ें अपना ली और लास्ट में जाके उनको हाँ ही करना पड़ा। लेकिन हाँ करने से पहले उन्होंने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, मैं विलय तो हो जाऊंगा लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मेवाड़ महाराणा आजीवन राज प्रमुख रहे। मेवाड़ महाराणा क्या रहे, आजीवन, यानी जब तक जीवित रहे वो क्या रहे, राज प्रमुख रहेंगे। जो आने वाला जो बन रहा है, राजस्थान का एकीकरण हो रहा है, तो उसमें आजीवन राज प्रमुख रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। दूसरी शर्त क्या थी उनकी, उदयपुर राजधानी हो, राजधानी क्या हो, उदयपुर हो। और तीसरी शर्त क्या थी, 10 लाख रुपये प्रिवी पर्स के तौर पर दिए जाए। आप कहेंगे प्रिवी पर्स क्या थे, एक तरह से उनकी पॉकेट मनी मान लीजिए आप, है ना, उनके खर्चे के पैसे उनको देने, क्योंकि अब वो रियासत तो सौंप रहे हैं ना, गवर्नमेंट को सौंप रहे हैं अपनी रियासत, तो उनको खर्चे के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो 20 लाख रुपए प्री पर्स, जबकि वो बाकी रियासतों को, है ना, 10 लाख से ऊपर नहीं दे रहे थे, है ना, लेकिन इन्होंने मांग रख दी 20 लाख रुपए। तो अब इसको भी क्या अलग तरीके से, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इनको 20 लाख रुपए दिए, लेकिन इनको कहा कि हम 5 लाख रुपए आपको धार्मिक कार्यों के विकास के लिए देंगे। यानी कहने का मतलब देने 20 लाख ही है, लेकिन 10 लाख तो उनको प्रीवी पर्स के रूप में दे दिए और 5-5 लाख अलग रूप में विकास के नाम पे या डाइवर्ट करके उनको दे दिए, ताकि बाकी रियासतें ये न कहे कि इनको अलग से 20 लाख रुपए, हमसे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए जा रहे हैं। ये बात उन्होंने रखी, तो 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स के तौर पर दिए जाए, ये शर्त भी इनकी बाद में मान ली गई। मेवाड़ की ओर से 28 मार्च 1948 को औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद 11 अप्रैल को राजस्थान संघ, यानी 9 रियासतें और एक ठिकाना, 9 रियासतें मैंने गिनाया था। दक्षिण की 3, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हाड़ौती की बूंदी, कोटा बूंदी और झालावाड़, और 3 स्पेशल टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ और एक ठिकाना कुशलगढ़, ये अब तक मिल चुके थे। और मत्स्य संघ अलग से बना हुआ पड़ा है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, है ना। और यहाँ पर अब उदयपुर का विलय हो रहा है, तो अब उदयपुर का विलय हो रहा है तो इसका गठन कब किया गया, 18 अप्रैल। राजधानी क्या, उदयपुर। प्रधानमंत्री कौन, माणिक्यलाल वर्मा। उप प्रधानमंत्री कौन, गोकुललाल असावा। राज प्रमुख कौन, भूपाल सिंह। तो ये द्वितीय चरण अपना कंप्लीट हुआ।
इतना ही पढ़ना होता है सेकंड ग्रेड में ना। उद्घाटनकर्ता कौन थे? क्योंकि देखो एक बड़ी रियासत थी स्पेशल, तो इन्होंने कहा स्पेशल व्यक्ति आना चाहिए, है ना। अभी तक आपने वीएन गाडगिल को भेजा है मत्स्य संघ का उद्घाटन करने के लिए या पूर्व राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन उदयपुर रियासत मिल रही है तो स्पेशल व्यक्ति। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर उद्घाटनकर्ता के रूप में आए, ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर, है ना। चौथा चरण है ना, अब चौथा चरण जो है वो वृहत राजस्थान के नाम से जाना गया है ना। वृहत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसी बड़ी 4 रियासतें और राजस्थान लगभग कंप्लीट होने को जा रहे हैं, और इसकी डेट है 30 मार्च। और 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस, क्योंकि राजस्थान लगभग लगभग इस तारीख को बन गया था, इसीलिए इस दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राम मनोहर लोहिया इसकी अध्यक्षता में समाजवादी दल द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर वृहत राजस्थान के निर्माण की योजना बनाई। ध्यान रखना, समाजवादी दल द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर वृहत राजस्थान के निर्माण की योजना बनाई गई, और 20 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर एकीकरण का दबाव बनाया गया। इस चरण में संयुक्त राजस्थान यानी 10 रियासतें, मैंने पहले ही बता दिया था, 9 और 1 उदयपुर, 10 वे जैसलमेर, वे एक ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़, इसमें पहले ही थे 10 रियासतें और एक ठिकाना। अब क्या मिलने जा रहे हैं? तो जयपुर बड़ी रियासत, जोधपुर बड़ी रियासत, बीकानेर बड़ी रियासत और जैसलमेर बड़ी रियासत। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, 3 तो जैसे ही हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और एक बी से हैं बीकानेर, है ना। तो 10 और 4 14। और आपको ध्यान रखना है कि जो एक ठिकाना था, आपने 3 ठिकाने पढ़े, नीमराणा, है ना, एक लावा और एक कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ तो आपको बताया द्वितीय चरण में मिल गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लावा को अधिग्रहण कर लिया था जयपुर ने। तो जब जयपुर रियासत का एकीकरण होगा तो लावा का उसके साथ ही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, लावा इसी रियासत के साथ में ही एकीकरण में सम्मिलित हो जाएगा, यानी लावा ठिकाना भी आ चुका है ना, का विलय किया गया। और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि देखो मैंने बताया था पहले चरण में, आपको पता हो तो पहले चरण में मैंने बताया था, इसमें पहला चरण, इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लावा का उल्लेख पहले आया था। यहाँ पर चलो कोई नहीं, इसका अपन देख लेंगे, लावा का, है ना, जुलाई डेट थी, है ना, जुलाई, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए चतुर्थ चरण हम पढ़ रहे हैं ना। तो 10 रियासतें पहले से ऑलरेडी थी, अब 10 रियासतों में 4 बड़ी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 10 और 4 14, और 2 ठिकाने हो गए, लावा और कुशलगढ़। अपने को कितने विलय करने हैं? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नर, इनसे मिलकर राजस्थान बना। तो उनमें से अब तक मत्स्य संघ की 4 अलग रखो अभी, है ना, मत्स्य संघ का मैटर अलग है ना। तो 10 रियासतें प्लस 4, ये कितनी हो गई? 14, और 2 ठिकाने 16, है ना। गठन 30 मार्च 1949, है ना। अब ध्यान रखना, अब तक 3 चरण में 48 ही डेट थी, अब 49 हो चुकी है। राजधानी क्या रहेगी? जयपुर रहेगी। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, है ना, क्योंकि ये तो आजीवन रहने थे, है ना, राज प्रमुख रहने थे, लेकिन इनको महाराज प्रमुख बना दिया बाद में, है ना, बड़ा पद दे दिया, है ना। राज प्रमुख कौन थे? तो मानसिंह द्वितीय। अब देखो आप कहोगे सर कि इनको कैसे याद करें, ओवरलैपिंग हो जाती है, बार बार अभ्यास से, है ना, कुछ जोड़ के भी देखे, है ना। हीरालाल शास्त्री, है ना, भूपाल सिंह, अब भूपाल सिंह बिलोंग करते हैं उदयपुर से, है ना, और उनको पहले राज प्रमुख बनाने की बात थी आजीवन, और उनको बाद में महाराज प्रमुख, है ना, उनको लालच दिया गया कि आप राज प्रमुख नहीं, महाराज प्रमुख रखेंगे आपको, है ना। और राज प्रमुख क्योंकि मानसिंह द्वितीय को बनाना था, इसीलिए राज प्रमुख का पद मानसिंह द्वितीय को देना था। और भूपाल सिंह की पहली शर्त थी कि आजीवन राज प्रमुख कौन रहेंगे? भूपाल सिंह रहेंगे। तो उनको कहा कि नहीं, आपको इनसे भी ऊपर वाला पद महाराज प्रमुख बना रहे हैं हम, है ना।
तो वो साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना के इनको महाराज प्रमुख का नाम दे दिया। महाराज प्रमुख एक ही व्यक्ति बने, एक ही बार बने, वो भूपाल सिंह थे। राज प्रमुख अलग अलग जो चरण थे उनमें अलग अलग बने थे, वो आपको ध्यान रखना है। उद्घाटनकर्ता, अब ये भी स्पेशल होने जा रहा है, राजस्थान का निर्माण हो रहा है, राजस्थान दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। तो यहाँ पर अब की बार सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद जो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, है ना, वो खुद इस चरण का उद्घाटन करने आए थे, है ना। चूँकि 30 मार्च को राजस्थान लगभग पूर्ण तैयार राजस्थान हो गया था, इसलिए इस तिथि को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चरण में जयपुर के विलय के साथ ही लावा का भी विलय हो गया। मैंने पहले ही बताया था लावा ठिकाना था और उसका भी विलय हो गया। पंचम चरण, अब पंचम चरण यहाँ पर शुरू होने जा रहा है और पंचम चरण में कुछ भी नहीं है। मत्स्य संघ जो पहले चरण में बना था उसको यहाँ पर बस उठा के रख रहे हैं राजस्थान के अंदर, बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो, अभी हमने पढ़ा था कि 10 रियासतों में 4 और मिला दी गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 14 और 2 ठिकाने आ चुके हैं। अब ये मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, तो 14 रियासतों में 4 मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 14 रियासतों में 4 और मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 18। कितनी हो जाएगी? 18, है ना। 14 और ये ना भाई पहले से 10 थी, यहाँ पर अगर अपन ने देखा तो यहाँ पर पहले से 10 रियासतें थी और 4 और मिला दी गई 14, और 4 मत्स्य संघ की, है ना, 4 मत्स्य संघ की जो रियासतें थी वो इसमें विलय कर ली गई। तो कितनी हो गई? 14 और 4 18, यानी 10 फिर 4 और फिर 4 18 और 2 ठिकाने, है ना। अब यहाँ पर नीमराना ठिकाना भी आ जाएगा, नीमराना ठिकाना भी आ जाएगा इसमें, तो तीनों ठिकाने आ जाएंगे, है ना। 3 ठिकाने और 18 रियासतें, है ना। टोटल रियासतें कितनी थी आपके पास में? 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? एक बार अपन सही चल रहे हैं ना, अपन सही चल रहे हैं कि जो पंचम चरण थे उसमें केवल कुछ नहीं, जो पहले चरण में मत्स्य संघ था 4 रियासतों वाला, उसको उठा के राजस्थान में रखा बस, है ना। तो 14 और 4 18 रियासतें और 3 ठिकाने आ चुके हैं, है ना। सॉरी, 18 रियासतें और 3 ठिकाने, है ना। 14 और 4 इसमें आ जाएगी मत्स्य संघ में, तो 18 रियासतें हो चुकी है, 3 ठिकाने सम्मिलित हो चुके हैं राजस्थान में। अब क्या बच रहा है? एक रियासत जिसका नाम है सिरोही, और एक आपके चीफ कमिश्नर यानी केंद्र शासित प्रदेश कह दीजिए उसको, अजमेर मेरवाड़ा। ये 2 और बच रहे हैं ना। तो छठे और 7वें चरण में इनको भी मिला लिया जाएगा। 5वें चरण में तो केवल क्या है? मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय के समय धौलपुर, भरतपुर उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी। 13 फरवरी, 23 मार्च एवं 10 मई 1949 को विचार विमर्श करने के बाद सर्वे के लिए शंकर राव देव समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर 15 मई, डेट इंपॉर्टेंट है, पहले 3 चरण में 1948, अगले 2 चरण में 1949 आ रही है डेट, है ना। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ व नीमराना ठिकाने का विलय कर दिया गया। मत्स्य संघ मतलब 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और नीमराना ठिकाना आ गया है। 18 रियासतें और 3 ठिकाने आ चुके हैं राजस्थान में, का वृहत राजस्थान में विलय किया गया, यानी कुल मिला के वृहत राजस्थान मीन्स 5वां चरण, है ना। और गठन कब किया गया? 15 मई 1949। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, है ना। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया और इनको शपथ राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने दिलाई। शोभाराम को हीरालाल शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। छठा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो छठा चरण, अब देखो 2 चरणों में आ रही है डेट 1949 एक में, क्योंकि देखो चौथा चरण था 30 मार्च 1949 और 5वां चरण था 15 मई 1949, तो 2 में तो आई 1949 डेट, है ना। और पहले के 3 में डेट आई 1948 यानी सन आया, है ना। 18 मार्च, 25 मार्च
और 18 अप्रैल। उसके बाद में 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949। अब छठा चरण है, वो छठा चरण 6 से 26 जनवरी और 6 से छठा चरण है ना 1950। अब यहाँ पे देखो, पहले 3 चरण में 48, फिर अगले 2 चरण में 49 और अगले चरण में 50 और उसके अगले चरण में 56। ये 7 चरण में कंप्लीट हो जाता है। राजधानी जयपुर, संयुक्त वृहत राजस्थान में, अब जो राजस्थान बन चुका है, अब इसको हम संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही का विलय किया गया। लेकिन आबू और देलवाड़ा हिल स्टेशन थे, इनको छोड़कर पूरी सिरोही रियासत को मिला लिया, लेकिन आबू देलवाड़ा अभी तक राजस्थान में विलय नहीं हुए, है ना। तो 19 रियासतें सिरोही के मिलते ही 18 + 1 19 हो जाती है। 3 ठिकाने मैंने बता दिया, कुशलगढ़, लावा और निमराना आ चुके हैं। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, अतः राजस्थान को विधित नाम दिया गया। इस चरण में राजस्थान को ख श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया गया। इस समय अजमेर ग श्रेणी में था, यानी ABC ऐसे कैटेगरी बना रखी थी, है ना। ए वाले कौन थे? जो अंग्रेजों के पास थे। खे वाले कौन से थे? जो मतलब राजा महाराजाओं के पास में जो विभिन्न प्रकार की रियासत थी, है ना, रियासतें थी, है ना, जहाँ पर राज प्रमुख हुआ करते थे, है ना। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ तो इसको खे श्रेणी का दर्जा मिला। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान किस श्रेणी में था? खे। और जो डायरेक्ट, है ना, अंग्रेजों के द्वारा प्रशासित होते थे, डायरेक्ट अंग्रेजों का प्रशासन था। अभी जैसे आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को गे श्रेणी में रखे। पूरे भारत में ऐसे 4 ही क्षेत्र थे, है ना। उसमें से एक अजमेर मेरवाड़ा भी था, है ना। तो ये गे श्रेणी में अजमेर था और राजस्थान खे श्रेणी में था, और राजस्थान में से ए श्रेणी में ऐसा कोई सा भी नहीं था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7वां चरण बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके साथ ही राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो जाएगा, है ना। इस चरण में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956। यूनिक डेट, राजस्थान कंप्लीट 1 नवंबर 1956। राजधानी वो की वही जयपुर, आज भी राजधानी जयपुर ही है। राजस्थान संघ में सिरोही का जो आबू देलवाड़ा का पार्ट छूट गया था। अब देखो, आबू देलवाड़ा का पार्ट छूटा था, उसके पीछे एक बहुत कहानी है ना, 15 मिनट की कहानी है, वो सुनाने लगूंगा मैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो उसकी कहानी है ना, उसमें 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनके बीच खींचातानी चल रही थी, इसलिए ये मामला हुआ कि आबू देलवाड़ा छूट गया, उसको बाद में लिया गया, है ना। तो आबू देलवाड़ा 7वें चरण में मिला, जबकि आधा सिरोही जो है 6ठे चरण में ही मिल गया था। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसी कौन सी रियासत है जो 2 चरणों में विलय की गई है ना, तो वो है सिरोही। सिरोही में आबू देलवाड़ा के अलावा बाकी सिरोही तो जो आपके हैं 6ठे चरण में ही मिला लिया गया, लेकिन आबू देलवाड़ा वाला पार्ट 7वें चरण में मिला, तब जाके कंप्लीट सिरोही राजस्थान में विलय हुआ। अजमेर मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक्चुअल में क्या था, सुनेल टप्पा, इसको कह दीजिए सुनेल, है ना। सुनेल टप्पा एक जगह हुआ करती थी जो एक्चुअल में MP की थी, मध्य प्रदेश की थी, है ना। और जो राजस्थान की बॉर्डर के अंदर थी, ये मान लीजिए, है ना, राजस्थान की बाउंड्री में थी सुनेल टप्पा, लेकिन अधिकार किसका था? मध्य प्रदेश का। और सिरोंज जो था वो था किसका? राजस्थान का, लेकिन किसकी सीमा में था? मध्य प्रदेश की सीमा में था। उल्टा पुल्टा काम था, यानी सुनेल टप्पा जो थी वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था और राजस्थान की बाउंड्री में था, और सिरोंज राजस्थान का था लेकिन मध्य प्रदेश की बाउंड्री में था। तो यहाँ पर दोनों के द्वारा ये समझौता किया गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा, कि भाई सुनेल टप्पा जो है वो राजस्थान की बाउंड्री में है और मध्य प्रदेश का है, तो ये हमें दे दो, ये हमारी बाउंड्री में है और हमारे पास ही रह जाएगा, मध्य प्रदेश से ये कहा गया। और सिरोंज राजस्थान का है और वो आपकी बाउंड्री में, वो आप ले लो। यानी कुल मिला के सीधी सीधी बात है, ये मेरा खेत है जो आपकी बाउंड्री में, तो आप ये खेत रख लो, और आपका खेत मेरी बाउंड्री में, मैं मेरा आपका खेत मैं रख लेता हूँ। तो इससे क्या होगा? संतुलन बन जाएगा कि कुल मिला के
जो जिसकी बाउंड्री में आ रहा है वो क्षेत्र वही रख ले है, जबकि वो दूसरे का, क्योंकि उसको बदले में मिल रहा है ना। भाई सिरोंज राजस्थान का है तो वो मध्य प्रदेश को दे रहे हैं, उनके बदले हम सुनील टप्पा ले रहे हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सुनील है ना, सुनील राजस्थान में विलय किया गया जबकि एमपी का भाग था। सिरोंज राजस्थान का भाग था जो एमपी को दिया गया। क्लियर है बात। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया राज प्रमुख का पद समाप्त करके गुरुमुख निहाल सिंह को पहला राज्यपाल नियुक्त किया। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अब नोट नोट क्या करना है, राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, छोटी शाहपुरा थी, सबसे पुरानी मेवाड़ यानी उदयपुर, सबसे नवीन झालावाड़, सत्यनारायण राव समिति और विश्वनाथन और वी के गुप्ता समिति, इन तीनों लोगों की एक समिति थी। और 1957 में अपनी रिपोर्ट में जयपुर को ही राजधानी रखने के लिए सिफारिश की, और जोधपुर को हाईकोर्ट मिला और अजमेर को कुछ मुख्यालय मिले, जैसे बहुत सारे मुख्यालय हैं ना। इसके अलावा एकीकरण के समय भरतपुर को कृषि विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग और उदयपुर को खनिज विभाग मिला। राज्यों की श्रेणियाँ, ए श्रेणी मैंने बताया था, वे ऐसे क्षेत्र जो प्रत्येक ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, जैसे बम्बई, मद्रास, बिहार। बी श्रेणी में स्वतंत्रता के बाद में रियासतें जहाँ पर राजाओं का राज था, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना। और सी श्रेणी में जैसे जो सीधे केंद्र शासित प्रदेश थे, जो डायरेक्ट अंग्रेजों के कब्जे में थे, जैसे दिल्ली, अजमेर है ना, मैंने बताया था है ना। संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ए, बी व सी श्रेणी का भेद समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। अब जो ए, बी, सी कैटेगरी के जो भारत के अंदर जो भेद था है ना, वो समाप्त कर दिया। अब कहा कि कुछ ए, बी, सी नहीं है ना, सब एक है ना, एक भारत, अखंड भारत है ना। 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से मनोनीत सदस्य, इनके नाम हैं है ना। जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से थे, जयनारायण व्यास जोधपुर से थे, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे, दलेल सिंह है ना। ये सब, ये 12 जो लोग थे, ये सब राजस्थान से थे, जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। इनके साथ ही प्रदेश से 12 सदस्य भेजे गए, जिसमें 11 सदस्य देशी रियासतों से और एक चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा से थे। टोटल 12 सदस्य थे। स्वतंत्रता के समय प्रमुख नरेश है ना, अलवर के तेज सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, कोटा के भीम सिंह, भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के उदयबान सिंह, करौली के जो है गणेश पाल, और बीकानेर के शार्दुल सिंह, जयपुर के स्वाभिमान सिंह, झालावाड़ के हरिश्चंद्र, उदयपुर के भूपाल सिंह, सिरोही के उदय सिंह। ये बहुत सारे पूरी रियासतों के, सभी रियासतों के राजाओं के नाम है। इनको याद कर लेना, लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। अब ये था कि आपने फर्स्ट टाइम जब टॉपिक को पढ़ा तो फुल एनर्जी के साथ, जब जैसे अभी मैंने पढ़ाया वैसे आपने समझा, हर चीज़ को समझने का कोशिश किया, डेट वाइज याद करने का कोशिश किया कि पहले 3 चरण जो थे वो 48 के थे, अगले 2 चरण 49 के थे, फिर छठा चरण जो थे वो आपके 1950 का था है ना, 26 जनवरी 1950 है ना। उसके बाद में 7वां चरण जो था वो 56 का था है ना। तो इस तरह से 6 चरण की आपने ना डेट याद करने की कोशिश करी है ना, उनकी राजधानी याद करने की कोशिश करी, उनमें रियासतें, आपने अपना एफर्ट लगाया। लेकिन 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 है ना, अब जब आपने पहली बार टॉपिक को पढ़ दिया, ये मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया, अब कोई सा भी टॉपिक पढ़ते उस पर अप्लाई करना है ये चीज़ आपको है ना। अब आपने क्या किया, जितने भी आरपीएससी के ओल्ड पेपर हुए हैं, जैसे अब तक आरपीएससी ने 2nd ग्रेड के 10 जीके के पेपर करवा चुकी है आरपीएससी, 10 पेपर। अब 10 पेपर में से जैसे मैंने ये क्वेश्चन छांटे हैं, आप छांट भी सकते हो है ना, 10 पेपर में आप टिक भी कर सकते हो आपकी सुविधा के अनुसार।
अब आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया, इससे प्रश्न क्या आता है, इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या मैंने पढ़ा वो सफिशिएंट है, दोबारा देखने की ज़रूरत है या दोबारा देखूंगा तो किन टॉपिक में से किन चीज़ों को हाईलाइट करके देखूंगा, किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करूंगा, किन चीज़ों को तुलनात्मक रूप से पढ़ूंगा, किन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से याद करूंगा जिससे मेरा क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत नहीं हो। उसके लिए चाहिए आपको ओल्ड पेपर के क्वेश्चन और उनका गहन एनालिसिस। ये है क्लाइमैक्स, इसको देखना आप, है ना। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, है ना, 1947, 1949, 1950, 1956। इनमें से 3 तारीख 2 तारीख देखी है ना। 1949 तो एकीकरण में आई थी, है ना, आपने पढ़ रखी है 1950। 26 जनवरी 1950 का जो है सिरोही वाला पार्ट जो था उसका विलय किया गया था, आपको पता होना चाहिए, है ना। 26 जनवरी को, है ना, 1950 को, है ना। 1949 को 2 चरण संपन्न हुए थे, है ना। तो इसीलिए अजमेर का पूछ लिया और उन्होंने 1956 भी दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा 1956। इसका मतलब है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, है ना। केवल आपको ये ध्यान रखना था कि, है ना, अजमेर का विलय किस सन में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन तारीख नहीं पूछी, सन पूछा है। दूसरा चरण, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ, तो मैंने बताया था 26 जनवरी को आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही का विलय कर लिया गया और 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा को भी मिला लिया। तो छठे और सातवें चरण में 2 चरणों में 2 सोपानों में सिरोही का विलय हुआ। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, मतलब इसको हार्ड नहीं कह सकते। तो अभी तक आप एनालिसिस कर रहे हो, उसमें क्या निकल के आ रहा है, एक तो क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहे हैं, दूसरा बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, बेसिक बिल्कुल, है ना। ऑप्शन भी इस तरह के आराम से छांट सकते हो। तीसरा प्रश्न है राजस्थान का स्थापना दिवस। राजस्थान का स्थापना दिवस पूछ लिया, 30 मार्च 1949 को राजस्थान लगभग बन चुका था, तो अब इन्होंने डेट क्या दी है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 28 दिसंबर। इनमें से अब देखिए 15 अगस्त अपने आप में महत्व रखती है डेट, 26 जनवरी जो पढ़ के नहीं जाएगा वो 26 जनवरी भी लगा सकता है, 15 अगस्त भी लगा सकता है। लेकिन इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान लगभग बन गया था, इसीलिए 30 मार्च को मनाते हैं और हर साल मनाया जाता है, अब भी मनाया जाता है। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। अभी तक आपने एनालिसिस में क्या पाया, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है और डेट का क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब एकीकरण में डेट इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, यहाँ पर प्रधानमंत्री पूछ लिए, तो बताइए किसको बनाया गया, किसको बनाया गया प्रधानमंत्री, ध्यान होना चाहिए, शोभाराम कुमावत। वहाँ पर के एम मुंशी भी नाम आया था, बाद में आपने, है ना, के एम मुंशी भी नाम आया था मत्स्य संघ में, उन्होंने नाम सुझाया था मत्स्य संघ नाम रखो। प्रधानमंत्री किसको बनाया था, शोभाराम कुमावत को, है ना। यहाँ पर प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका मतलब है एकीकरण में प्रधानमंत्री 7 चरणों में या 4 चरणों में जो जो प्रधानमंत्री बनाए गए उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब पता चल रहा है ना कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो तारीख आपको फोकस करनी है एकीकरण में, है ना। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन यहाँ से इजी आ रहा है, पता चला, है ना, 2 बातें। तीसरी बात, प्रधानमंत्री पूछे जा रहे हैं, है ना, है ना। और उसके बाद में वर्तमान राजस्थान का निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई 1 नवंबर 1955। ये फिर तारीख, मतलब तारीख पे तारीख, तारीख इंपॉर्टेंट है एकीकरण में। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, ये लो फिर तारीख वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को, तारीख, है ना। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है 30 मार्च 1949। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें एक डेट और दे सकते थे, वो 30 मार्च 1948। अब आप कहोगे यार 30 मार्च तो सही है, 48 से 49 है, 48 से 49 है, इसीलिए क्लियर रखना 49 है। 2 चरणों में 49 है, शुरू के 3 चरणों में 48 है, अगले 2 चरण में
49 है, फिर 5 हो जाते हैं, छठे चरण में 50 है और 7वें चरण में 56 है। तारीख कितनी पूछ ली इन्होंने, तारीख इंपॉर्टेंट है, सन इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन लो, 25 मार्च सन 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ। 25 मार्च मीन्स 25 मार्च पूछ रहा है, ध्यान रखना 25 मार्च है ना। तो 25 मार्च को जिसका विलय हुआ था वे कौन सी रियासत थी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल 3 तारीख शुरू के 3 चरणों की हैं। तो 25 मार्च को आपको ध्यान होना चाहिए, 9 रियासतें और एक ठिकाना मिला था। 9 रियासतें मैंने याद करवाई थी आपको, 3 दक्षिण की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसमें से है क्या कोई, है प्रतापगढ़ है, सीधा सीधा आंसर निकल जाता है। 3 रियासतें मैंने याद करवाई थी, कोटा, बूंदी और झालावाड़। इनमें से है क्या कोई, इनमें से नहीं है। 3 मैंने कहा था डिफरेंट है, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा, है ना। टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा, इनमें से कोई है क्या, तो नहीं है। इसका मतलब प्रतापगढ़ इसका आंसर होगा। इसका मतलब है कि किस चरण में कौन सी रियासत मिली, भाई साहब ये भी आपको याद होना चाहिए, एनालिसिस से पता चल रहा है। 1949 में वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया, देखो प्रधानमंत्री का ये दूसरा सवाल है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिरोही का विलय हुआ, ये फिर तारीख तो इंपॉर्टेंट है ही है। सिरोही का विलय मैंने बताया था, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। तो अब सिरोही का विलय पूछा इन्होंने, है ना। सिरोही का पूछा, अबू देलवाड़ा का नहीं पूछा इन्होंने, सिरोही का पूछा है। सिरोही मीन्स 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 सिरोही। ये भी पूछ सकते हैं कौन से चरण में विलय हुआ सिरोही का, तो छठे और 7वें में हुआ, है ना। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी, कितनी रियासतें थी, रियासतें पूछी इन्होंने, है ना, केवल रियासतें पूछी, ठिकाने नहीं पूछे, चीफ कमिश्नर नहीं पूछा है। तो रियासतें थी 19। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी देशी राज्य सम्मिलित किए गए। मत्स्य संघ में, ना मत्स्य संघ मीन्स मैंने याद करवाया था ABCD, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाला, है ना। किस समिति, मैंने कहा ना किस चरण में कौन सी रियासत है, ये इंपॉर्टेंट है। तारीख इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं और हर पेपर में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एकीकरण से। तो एनालिसिस से पता चल रहा है ना कौन कौन सी चीजें अच्छे से देखनी है ना, ओवरलैपिंग नहीं हो। इसलिए सन का अच्छे से ध्यान रखना है, तारीख का अच्छे से, तारीख पूछ रहे हैं तो तारीख अच्छे से ध्यान रखनी है। किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी। इसका मतलब समिति जिन्होंने अनुशंसा की, समितियां भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शंकर राव देव समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में कब विलय किया गया, ये फिर वही डेट है ना। तो मैंने बताया था शुरू में जो डेट आई थी वो आई थी अपने पास में 18 मार्च 1948, है ना। फिर सेकंड की 25 मार्च 1948 और थर्ड की 18 अप्रैल 1948। तो मत्स्य संघ जो फर्स्ट टाइम बना था, है ना, वो किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, है ना। इसमें कोई तो समिति इंपॉर्टेंट है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग अजमेर व आबू राजस्थान में विलय कर दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब समितियां इंपॉर्टेंट है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे 2 क्षेत्रों के, मैंने कहा था आबू और देलवाड़ा और अजमेर, जो चीफ कमिश्नर था उसका विलय के साथ में इसका संपर्क। उसके बाद में देखते हैं
निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण में समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए ना। यानी कौन सा कार्यालय कहाँ रखा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। जो है जोधपुर को तो दिया गया, क्या दिया गया, हाई कोर्ट दिया गया है ना। बीकानेर को दिया गया शिक्षा विभाग है ना। उदयपुर को दिया गया खनिज विभाग और भरतपुर को दिया गया कृषि विभाग है ना। ये आपको ध्यान रखना है, तो मिला सकते हो। तो अब देखो, अब तक ये कितने सेकंड ग्रेड में 19 क्वेश्चन है ना। 19 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक है ना। 19 क्वेश्चन मीन्स 10 पेपर में 19, यानी एवरेज ले तो हर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज ले तो कितने, हर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर। इस एनालिसिस के बाद में आपको क्या पता चला, एकीकरण मीन्स डेट याद करना, क्लियर अच्छे से याद होनी चाहिए। प्रथम चरण 25 मार्च 19 सॉरी प्रथम चरण 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, पंचम चरण 15 मई 1949, छठा चरण 26 जनवरी 1950, सातवां चरण 1 नवंबर 1956। डेट बिल्कुल क्लियर है। हर चरण का नाम, सातों चरणों के नाम, उनमें किस किस चरण में कौन कौन सी रियासत विलय की गई, कब कब कौन कौन से ठिकाने आए, प्रधानमंत्री, तीन बार 3 क्वेश्चन आए तो प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। 2 चरणों में किसका विलय हुआ, इंपॉर्टेंट है ना। समितियां इंपॉर्टेंट है। तो पता चल रहा है ना, मतलब आपसे पूछ लिया कि बताइए चौथे चरण में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को नहीं मिलाया गया, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। तो आपको पता होना चाहिए उदयपुर तो आपके जो है वो तीसरे चरण में ही आ गई थी, जबकि चौथे चरण में मैंने नाम बोला जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और एक और नाम बोला है ना। तो उदयपुर तीसरे चरण में आ गई, चौथे चरण में उदयपुर नहीं थी है ना, वो तीसरे में आ गई थी है ना। तो इसका मतलब है पता होना चाहिए। ये एनालिसिस जब आपने कर लिया, अब आपको पता चल गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब दोबारा इसको पढ़ो तब उन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान रखना है कि अब भाई साहब हमें डेट अच्छे से याद कर लेनी है, किस चरण में कौन सी रियासत आई, कुल कितनी रियासतें थी, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, राजधानी कौन सी थी, है ना। तो आपके 2 क्वेश्चन मान के चलिए पक्के हो जाएंगे सेकंड ग्रेड में। इससे ये भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन का लेवल एवरेज है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से हर टॉपिक को आप पढ़े, इस तरह से अगर हर टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली है। अगर इस अप्रोच के साथ में अगर आपने पढ़ लिया टॉपिक को है ना, पार्ट फर्स्ट मैंने बना दिया पहले ही, इसका पार्ट सेकंड था। इस एनालिसिस के बाद में अगर आप समझते हुए अगर टॉपिक को पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आएगी है ना। मुझे कतई नहीं लगता है कि किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आए। हर टॉपिक को आप इसी तरह से पढ़िए, फिर देखिए आप है ना, क्वेश्चन आपको छांटने पड़ेंगे ओल्ड पेपर में से। बिना एनालिसिस के आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी चीज़ें मुझे इग्नोर करनी है और कौन सी मुझे याद करनी है, कौन सी चीज़ें केवल एक बार रीड करनी है और कौन सी चीज़ें कंठस्थ करनी है, किस कंसेप्ट से पढ़ना है, समझ पर आधारित क्या चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि चीज़ों को समझ के एनालिसिस करके है ना, धैर्य पूर्वक है ना पढ़िए। यूँ ही गिनती मत लगाइए कि मैंने आज 5 घंटे पढ़ाई कर दी, 6 घंटे। मुझे मतलब नहीं है और किसी को कोई मतलब नहीं है आप कितने घंटे पढ़ते हो। मतलब सिर्फ इस बात से है कि जो टॉपिक आपने तैयार किया है उससे एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। मतलब उससे है
आपको कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे पढ़ाई करी, कितनी मेहनत करी, है ना। मेहनत तो ऑब्वियसली है कि ज़्यादा करनी पड़ती है, सब यही बोलते हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ाई करी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, और जो जानते हैं वही सिलेक्शन लेते हैं। मैंने तो पहली बार में ये अप्रोच अप्लाई कर दी थी, सेकंड बार में भी अप्रोच अप्लाई करी, दोनों बार रिजल्ट पॉजिटिव आया। आप भी करके देख लीजिए। आपके पास में कंटेंट अच्छा है, अप्रोच अच्छी है, स्मार्ट स्टडी आप कर रहे हो, सेलेक्टिव मैटर पढ़ रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, लगातार अभ्यास कर रहे हो, उन टॉपिक का विशेषकर अभ्यास कर रहे हो जिनसे सवाल ज़्यादा आते हैं, डेफिनेट आते हैं और सरल भी हैं, क्रिटिकल नहीं है ना। आपने ये जान लिया है कि ज़्यादातर, है ना, लेंदी टॉपिक है जिनको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ऐसे टॉपिक जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना है छोटे हैं और बहुत कम शब्दों के हैं और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आते हैं सरल आते हैं। किस टॉपिक से एवरेज आता है, किस टॉपिक से कठिन आता है, किस टॉपिक से कैसा आता है, सब चीज़ें आपने देख ली और उसके बाद टॉपिक पढ़ रहे हो और मैटर आपके पास में अच्छा है। आपका सिलेक्शन कोई रोक के बता दे, मैं कह दूं आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता, 100% होगा, लेकिन करना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा तपस्या करनी पड़ेगी आपको, सफलता हाथ लग जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। पढ़ने का अप्रोच हर तरह की वीडियोस मैंने बता रखी है, आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं कोई आप कमेंट करिए, कोई स्पेशल आपका। अब मैं अगले वीडियो में तो शायद कोई टॉपिक लूँगा जो नया जुड़ा है, सिलेबस में थोड़ा संशोधन हुआ है उसका। उसके बाद में एक टॉपिक ले लूँगा मैं कि किन टॉपिक को आपको केवल एक बार सरसरी नज़र से पढ़ देना है ऊपर ऊपर से, और बाकी 90% टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। 10% टॉपिक जो आपको परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा समस्या पैदा कर रहे हैं, वो कौन से टॉपिक है जिनको आपको ऊपर से ही पढ़ना है, तो बहुत कम शब्दों में पढ़ना है, यानी 10 पेज का तो 2 पेज में सिमेट के पढ़ना है, और बाकी 90% जो टॉपिक है उनको कंटेस्ट करना है जिनसे आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, चैनल को लाइक कर दे और शेयर उनको करे जो सेकंड ग्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं। नोट्स मंगवाने का प्रोसेस पहले ही बता दिया मैंने, दोबारा से इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना, इस नंबर पे फॉर नोट्स, और स्पेशल कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी जीके फर्स्ट पेपर कंप्लीट और एसएसटी के नोट्स उपलब्ध हैं, मंगवा सकते हो। इसके साथ ही आज की वीडियो में धन्यवाद। एग्ज़ाम डेट नियर है, पढ़ाई करिए। मेरी आपको ईश्वर से कामना है कि जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनकी सफलता हाथ लगे, ज़रूर हाथ लगेगी, है ना। आशा और विश्वास के साथ में वीडियो को समाप्त करता हूँ। जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे, पूर्ण विश्वास है मुझे। धन्यवाद।